छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देश गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। कुछ ऐसा ही गुस्सा प्रधानमंत्री मोदी के बयान में भी दिखा। देश को भरोसा दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी का इतना कहना ही काफी था कि आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। वो पाताल में भी होंगे तो खोज निकालेंगे। आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। ये भारत का दुनिया को ऐलान है कि कुछ होने वाला है, बहुत ही बड़ा होने वाला है। क्या पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर बेबस कर दिया जाएगा? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक का सबसे बड़ा संघर्ष होने जा रहा है? अब तक हम गर्व से कहते थे कि भारत युद्ध नहीं बुद्ध का देश है। आज सवाल यह है कि क्या पहलगाम आतंकी हमले के बाद बुद्ध के साथ साथ युद्ध के रास्ते पर भी चलने का वक्त है? क्योंकि गीता में भी लिखा है, अधर्म के नाश के लिए युद्ध लड़ना जरूरी है। राम ने सिखाया है, मानवता का संहार हो तो शस्त्र उठाना पड़ता है। बदला पूरा होगा ये तय है, लेकिन बदला कैसे होगा? ये सवाल आज टीवी 9 के स्टूडियो में हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। और मैं अकेले नहीं पूछूंगी, मेरे साथ ये सवाल पूछेंगे धर्मगुरु कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी भी, जो आज मेरे साथ ये जानने की कोशिश करेंगे क्या विकल्प हैं अब भारत के पास, क्या रास्ता सुझाएंगे कूटनीति के जानकार, क्या कर सकती है हमारी सैन्य शक्ति, क्या रास्ता है समाज शास्त्र का, क्या भरोसा दिला रही है हमारी राजनीति, और क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु। क्या अब युद्ध ही विकल्प है? सबसे पहले देवकीनंदन ठाकुर जी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, आपको मैंने इससे पहले भी सुना, आपसे मैंने बात भी की, आप बहुत आहत भी हैं और जैसे पूरा देश गुस्से में है उस तरह से गुस्से में भी हैं। और क्या ये सवाल इस वक्त बहुत वाजिब है कि भारत बुद्ध का देश है, पूरी दुनिया इसे इसी तरह से जानती है, भारत ने हमेशा शांति का ही पाठ दुनिया को बताया है और यही संदेश पूरी दुनिया में भारत से गया है, लेकिन क्या अब यह समय है कि बुद्ध के साथ साथ युद्ध का रास्ता भी अख्तियार किया जाए? देखिए, जो भी पहलगाम में हुआ है, पूरा विश्व, ऑलमोस्ट जितनी भी पावरफुल कंट्रियां हैं, वो इस पक्ष में है कि जिन आतंकवादियों ने ये दुष्कर्म किया है उन्हें यथोचित दंड मिलना चाहिए, और ऐसा दंड मिलना चाहिए जिसके बाद उनके पुरखे पंगत तो क्या आने वाली 100 पीढ़ियां ना सोचे कि हमें भारत की तरफ उंगली उठानी है। और इन जिन लोगों ने कोई अपराध ही नहीं किया, जो घूमने फिरने आए, उनके ऊपर उन्होंने गोलियां चलाई हैं। रही बात इस समय किसकी आवश्यकता है, निश्चित तौर पर हमें हमारे भारत की सरकार पर पूरा भरोसा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तक 10-11 सालों से ये भारत बुद्ध के रास्ते पे चल रहा था, लेकिन अब वो समय आ गया है कि जब बुद्ध की नहीं, अब हमें युद्ध की आवश्यकता है, और युद्ध के रास्ते पर चलकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है, जिससे आज के बाद वो कभी भी कोई भी आतंकवादी, भेजना तो बहुत दूर है, यहां पर भेजने की सोच भी ना सके। और हां, सबसे बड़ा जो मेरी दृष्टि में पापी है वो आतंकवादी नहीं है, वो ये रहा, ये जो पाक सेना का हेड है ना, ये जो पाक सेना का हेड है, क्या नाम है इसका? असीम मुनीर। अब जो भी नाम हो, इससे मुझे कौन सा लेना देना है? मैंने तो इसके घर में जाके पानी पीना नहीं, मैं इसका नाम भी लेना उचित नहीं समझता। मुझे लगता है सारे गुनाहों की जड़ ये है, अगर भारत की सेना इसका सर लाकर भारत में पटक दे उन लोगों के परिवारों के सामने जिन परिवारों के बच्चे मरे हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और अब राजनीतिक लेवल से ऊपर उठकर सेना को भी कुछ डिसीजन लेने चाहिए, और सेना को डिसीजन देने की आदत, ऐसा कंडीशन होनी चाहिए कि सेना अपने निर्णय ले और भारत को मुंहतोड़ जवाब दे। जी हाँ, सेना के क्या विकल्प हैं इसकी तो हम बात करेंगे ही, क्योंकि हमारे साथ सैन्य शक्ति भारत की क्या है, क्या विकल्प हैं, वो हमारे साथ मौजूद है मेहमान। लेकिन शुरुआत करते हैं कूटनीति से। कूटनीति के जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक वोरा सर, भारत ने कई कदम उठाए हैं कूटनीति के स्तर पर, और ऐसे कदम उठाए हैं जो इससे पहले भारत ने नहीं उठाए थे। जब युद्ध हुए तब भी वो पानी बंद नहीं किया गया जो अब फैसला भारत ने लिया है। लेकिन क्या है मैक्सिमम पनिशमेंट पाकिस्तान के लिए? कैसे कूटनीति के स्तर पर पाकिस्तान को दुनिया में घेरा जा सकता है? कैसे पाकिस्तान को सजा दी जा सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जब भी आपके चैनल पर होता हूँ बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं थोड़ा जरा खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ, बैठ के जरा थोड़ा थक गया हूँ। अब आपसे
आपने कूटनीति और बाकी चीज़ों की बात की है, तो हम इसको क्वाड्रूपल लॉक कहते हैं। आप लोगों ने उसका नाम सुना है? मेरे दादा के दादा के दादा कौटिल्य का, चाणक्य का नाम सुना है आपने? ताली बजाओ फिर अगर सुना है तो। उन्होंने क्या कहा था, किस प्रकार से जो आपका दुश्मन है कैसे डील करते हो? साम, दान, भेद और दंड। साम में कोई काम फर्क नहीं पड़ेगा, उसको जितना मर्जी समझा लो नहीं मानेगा। फिर दान होता है, दान का मतलब होता है इकोनॉमिक प्रेशर, हमने उसको भिखारी बना दिया है। फिर होता है भेद, दुनिया में अकेला पड़ गया। हाँ, एक उसका मित्र है जो बहुत बड़ा इस्लामिक देश है, उसको चीन कहते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अब इस्लामिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। फिर आता है दंड, और दंड में हमने कूटनीतिक दंड देने शुरू कर दिए हैं। आप जानते हैं वीजा के ऊपर क्या किया, और इंडस वाटर ट्रीटीज में आपको बाद में विस्तार में बताऊंगा क्यों उसको चोट लगेगी इससे। लेकिन दूसरा दंड उससे बड़ा होगा जब हम सैनिक कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ इसी स्टूडियो में इस समय हाईली डेकोरेटेड इंडियन मिलिट्री ऑफिसर जनरल साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो हम लोग उनका भी आगमन करते हैं। तो आपको इतना बता देना चाहता हूं कि जो प्रतिशोध होता है, रिवेंज, वो गरम जब प्लेट होती है हम नहीं करते हैं। चाणक्य ने कहा था प्लेट को ठंडी हो जाने दो, फिर ऐसा मारो कि वो उठ ना सके। वही हमारी नीति है, वही हम करेंगे। ये हम आपको आश्वासन, एक भारत का राजदूत आपको आश्वासन दिलाता है। सैन्य शक्ति की आपने बात की कि भारत तमाम रास्तों को इख्तियार कर चुका है। के सिन्हा जी, भारत क्या सैन्य विकल्प रखता है और किन किन विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ? जय हिंद सुमेरा। देखिए, आपने मेरे से सवाल जो किया है कि भारत की सैन्य विकल्प क्या है। सैन्य विकल्प इस मामले में जो पाकिस्तान को लेकर के उसने विकल्प बहुत बार दिखाई। 1947 से पहले यदि सुभाष चंद्र बोस को आप लें तो वो कभी भी टू नेशन थ्योरी के पक्ष में थे ही नहीं, पाकिस्तान का बनना के अगेंस्ट, बट ही वॉज डिफीटेड। वो उनको खात्मा किया गया। 47-48 में जब पाकिस्तान ने, जो ये मुनीर बोल रहा है आज कि इट इज़ जगुलर वेन, व्हाट इज़ जगुलर वेन, उनका वर्ड है इट इज़ ए जगुलर। हमारे गर्दन का नस है कश्मीर और हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो 47-48 में जब उसने पहली बार किया, मैं सिख रिलीजन को बिलोंग करता हूं। फर्स्ट सिख वॉज ऑन द डोर ऑफ मुजफ्फराबाद। वी वर डिफीटेड ऑन टेबल बाय सर्टन डिसीजन पॉलिटिकल। उसको कहा आप नहीं जाएंगे वहां, हम यूएन में जाएंगे अंडर चार्टर 4-6, और पूरा का पूरा डिस्प्यूट बना दिया। उसके बाद की बात 71 में शिमला एग्रीमेंट हुआ है। इसके पहले इंडस वाटर ट्रीटी 60 में आई थी। इंडियन आर्मी का इट इज नॉट कि आज कोई ऐसी चीज आई है, दिस इज ए वाटर वॉर। ये हमारा वॉरफेयर का हिस्सा है। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी रोका गया है, ये हमारे पास प्लान्स हैं हाउ वाटर वॉर इज गोइंग टू बी फॉट। 21वीं सदी के बाद में आप देखेंगे वाटर वॉर विल बी फॉट जी। तो इंडिया ने जो किया है, मैं सल्यूट करता हूं आज के। 1 मिनट सोनारा जी में मौका दें कि हमारी विकल्प की बात है तो समय दें यदि आपके पास समय है तो जी। अदरवाइज आधी चीजें रह जाती हैं और जाती नहीं पब्लिक को। 71 वॉर में 13,000 स्क्वायर किलोमीटर हाजी पीर पास, जिसमें हम लोगों ने अपनी बलिदानी दी, हमारे जवानों ने दी और हमारे अफसरों ने दी, वो हमने लौटा दिया पाकिस्तान को। और हमने कहा एलओसी बने। तो बैटल 71 विच वी फॉट, 93,000 सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान हमारे कब्जे में। हम पीओके वापस ले सकते थे, हम गिलगित बाल्टिस्तान वापस ले, हमें टेबल पे हरा दिया गया। आज आप विकल्प बात करती हैं। टुडे वी हैव गॉट अ कैपेबिलिटी, और हमारे जूनियर लीडर्स, हमारे जो रेजिमेंटेशन है उसमें इतना जज्बा है कि हम पाकिस्तान के किसी चीज को पीओके तो ला ही सकते हैं। इट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। क्या समय आ गया है कि पीओके की अब घर वापसी होगी? 200% प्रोवाइडेड हम इस तरह से ना फंस जाएं कि केवल एक सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करें। माइंड आपको बलिदानी देनी पड़ेगी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।